नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हम लोग आर्थिक क्षेत्र का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और जो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे सेवा क्षेत्रक जो है, यहाँ पे हम लोगों ने तुलना कर ली थी। आपको थोड़ा याद दिला दूं, यहाँ पे हम लोगों ने तुलना करी थी कि किस तरीके से हिस्सेदारी है, क्षेत्रकों की हिस्सेदारी है ना। 77-78 में और 17-18 में प्राथमिक क्षेत्रक का पार्ट इतना बड़ा था, सेकेंडरी का इतना, टर्सरी का इतना। लेकिन 2017-18 में प्राथमिक क्षेत्रक का पार्ट कम हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि मामला क्या है कि हिस्सेदारी तो कम है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम जब बात करें तो रोजगार के क्षेत्र में देखिए, टर्सरी सेक्टर 1977-78 में मात्र 18%, सेकेंडरी सेक्टर 11%, और ये जो है 71%। अभी भी देखिए तो टर्सरी सेक्टर 31%, ये 25% और ये 44%। ऐसा क्यों है, ऐसा अंतर क्यों है? आपने देखा होगा, इसके कई कारण हैं, अभी यहाँ पे चर्चा होगी कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, है ना, कहाँ पे इनको रोजगार मिला हुआ है। और प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का एक ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। कारण क्या है कि प्राथमिक क्षेत्रक में, जैसे मान लो एक खेत है और 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, जरूरत जरूर है 2 की, लेकिन पांचों भाई काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़। यहां पे जो है, यहां पे दूसरों के द्वारा नियोजित होते हैं हम, यहां पे दूसरों के द्वारा नियोजित होते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है वो हमारा क्या होता है? दूसरों के द्वारा होता है। ये घर की खेती होती है ना, बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहां पे जो नियोजन होता है वो दूसरों के द्वारा होता है। जब दूसरों के द्वारा होगा तो उन्हें पैसा पे करना पड़ेगा, और वो क्या चाहेंगे? कम लोग में ज्यादा काम। यहां पे क्या हो रहा है? ज्यादा लोग कम काम कर रहे हैं, चल रहा है। खेत में गए, मन किया तो बाजार निकल गए, मन किया तो इधर निकल गए, काम हो रहा है। बट यहां पे जो है वो क्या करना पड़ेगा आपको? नियमित करना पड़ेगा, और उनको उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो जब भी पैसा देगा उसके बदले में काम चाहिए ज्यादा। क्लियर हो गया? तो यहां पे अत्यधिक नियोजित है, यह ध्यान रखिएगा। अब अगले पेज, अवधि में वस्तुओं औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्र पर यही बात लागू हुई। सेवा क्षेत्र में उत्पादन 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से कम वृद्धि हुई। क्षेत्र तो बहुत बढ़ गया, पैसे के मामले में क्षेत्र तो बहुत बढ़ गया, लेकिन रोजगार के मामले में वो उतना नहीं बढ़ा। जैसे 14 गुना वृद्धि हुई, लेकिन 5 गुना से। उसके बाद क्या हुआ? परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, जिसका जीवीए में योगदान लगभग 1/6 भाग है, 1/6 हिस्सेदारी है। ठीक है, 1/1/6 भाग है हिस्सेदारी। ठीक है, क्लियर? इसका अर्थ क्या है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तब भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। और इसका मतलब है कि ये अल्प बेरोजगारी है, या जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। आप इसको थोड़ा नीचे करके देखिए तो एक परिभाषा दी हुई है, यहां पे आप देखिएगा कि इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई काम नहीं है, उनकी बेरोजगारी को रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है, खुली बेरोजगारी। इसलिए इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी, ढकी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, मान लेते हैं ए नाम का एक व्यक्ति है जिसको काम चाहिए, पर उसके पास काम नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? बेरोजगार है। बट एक बी नाम का व्यक्ति है, इसको काम चाहिए पर काम नहीं मिल रहा है, तो अपना कृषि कार्य जिसमें अन्य लोग भी लगे हुए हैं उसमें जुड़ा हुआ है।
मतलब काम नहीं है तो जाके खेत में काम कर रहे हैं। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी या ढकी हुई बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी हम कह सकते हैं। इसको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब मान लेते हैं एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या दो सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय हो जाती है। क्या होती है? अतिरिक्त। छोटे भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः लोग 2 लोगों के चले जाने। जैसे मान लीजिए एक छोटा भूखंड है, उसमें 5 लोग लगे हुए हैं, पूरे 5 लोग काम कर रहे हैं। अब कोई एक व्यक्ति आता है और कहता है 2 लोग चलो हमारे साथ, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 लोगों को अतिरिक्त आय मिल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई लोग हैं और ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जैसे कई लोग हैं, अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। जैसे अल्प बेरोजगारी जो है दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है, जैसे सेवा क्षेत्र में प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, मरम्मत कार्य जैसे बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा हर शहर में एक लेबर चौक है, और वहां पे लेबर क्या होते हैं, सुबह सुबह जुटते हैं, और उनमें से कई लोगों को काम नहीं मिलता है, या कई लोगों को काम मिलता है तो कुछ टाइम के लिए मिला, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो ये भी छिपी हुई बेरोजगारी है। इन्हें नियमित काम नहीं है, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। जैसे सेवा क्षेत्र में भी सड़कों पर ठेला खींचते हैं लोग, उसमें बहुत सारी चीजें हुए बेचते देखते हैं, पूरा दिन बिता रहे हैं लेकिन वो कम कमा पाते हैं या आमदनी नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से कई जगहों पे प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको मिलती है। अब आंकड़ों पे देखें, है ना, जीबीए और रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। काम करना नहीं चाहते हैं, इस तरीके की चीजें आपको घर पे काम करना है। अब यहां पे देखना है कि हम अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें। अब जैसे देखिए, पहला बात है कि अतिरिक्त रोजगार, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम कैसे करें, इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए खेती कर रहे हैं हम, खेती जो कर रहे हैं उसमें एक फसल ले रहे हैं अभी तक। जब एक फसल ले रहे हैं और बाकी पड़ती भूमि या खाली भूमि छूट जा रही है, तो उनमें से क्या कर सकते हैं, दूसरी फसल या तीसरी फसल ले सकते हैं। खरीफ, रबी और जायद तीनों फसलें ले सकते हैं। अब तीनों फसलों के लिए, जैसे यहां पे एक उदाहरण दिया हुआ है, तीनों फसलों के लिए एक लक्ष्मी नाम की है, सिंचाई करने में सक्षम होगी, तो हमें क्या चाहिए, सिंचाई चाहिए, खाद बीज चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो वो सब चीजों में लाने में क्या होता है, बीज डालने, पानी देने, ये इन चीजों में क्या हो जाएगा, हमें टाइम लगेगा और इससे अवसर सृजित होंगे। सीधी सी बात है कि अवसर जब सृजित होंगे तो रोजगार बढ़ेगा, है ना। तो ये एक करा जा सकता है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से रोजगार का सृजन आप यहां पे पढ़ेंगे, तो इस तरीके से रोजगार का सृजन किया जा सकता है। अब जब रोजगार का सृजन किया जाए तो हमें सबसे पहले जो जरूरत होगी वो होगी मुद्रा की, पैसे की। और जो मुद्रा की जरूरत होगी तो हम 2 तरीके से उसको प्राप्त कर सकते हैं, एक पारंपरिक तरीका, है ना, एक गैर पारंपरिक तरीका, या हम एक तरीके से कहें औपचारिक और अनौपचारिक तरीका। अनौपचारिक तरीका में क्या है, साहूकार हैं जिनसे हम पैसा ले सकते हैं, और कोई दोस्त है, यार है, इस तरीके से उधार ले सकते हैं। इनमें हमें क्या करना पड़ता है, ब्याज की दर अधिक चुकानी पड़ती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे मुद्रा एवं साख में, ठीक है। और औपचारिक क्षेत्र कौन से हैं, तो बैंक हैं, ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, इस तरीके की संस्थाएं हैं जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पे एक वो है, क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ग आयु की है। अच्छा, एक और जनसंख्या पिरामिड बनता है, ध्यान रखिएगा, एक जनसंख्या पिरामिड बनता है, और जनसंख्या पिरामिड का कभी हो तो हम पढ़ाएंगे। भारत की जनसंख्या का पिरामिड लगभग इस तरीके का है, वहीं पे जापान की जनसंख्या का पिरामिड, जापान की जनसंख्या का पिरामिड लगभग इस तरीके का है। मतलब थोड़ा और भी अलग तरीके से मैं बनाऊंगा कभी ऐसा मौका मिला तो, ठीक है। तो जापान की जनसंख्या का पिरामिड लगभग इस तरीके का है कि ऊपर जो है वो हमारा जो है और भी चौड़ा है, ये हम लोगों ने छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 से 29 वर्ष तक की आयु है, और इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा
जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं हम, क्या करते हैं, जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, रिसोर्स की बात करते हैं, तो हम मानव संसाधन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मानव संसाधन, तब ये क्या होता है, इसके लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला हेल्थ, एजुकेशन और स्किल, ये तीन चीजों की आवश्यकता होती है। अब पहले हमने देख लिया कि अधिकतर लोग विद्यालय ही नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें एजुकेशन नहीं मिला, और जिनके पास एजुकेशन नहीं होता है उनकी हम स्किलिंग नहीं कर सकते, कौशल विकास उनका नहीं कर पाते। कारण है क्योंकि वो चीजों को समझ नहीं पाते, वो चीजों को सीख नहीं पाते, है ना। उसके बाद कई लोग हैं जिनको हम जैसे अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है, डॉक्टरों का सृजन, नर्सों का, स्वास्थ्य कर्मचारियों का, इस तरीके से हम कई क्षेत्रों में रोजगार सृजन कर सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, हम आगे चर्चा करेंगे इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी क्या किया जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, है ना। तो अब इसमें से क्या करते हैं, 100 दिन के रोजगार को हम देते हैं। जैसे मान लिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा 100 दिन वो बेकार बैठे रहते हैं, तो 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता हम कराते हैं। और अधिनियम के तहत उस तरीके के कामों की वरीयता दी जिसमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, चेक डैम, है ना, ऐसे छोटे छोटे तालाब, इस तरीके की चीजों को वरीयता दी जाती है। क्लियर हो गया, है ना। अब यहां पे देखिए, आपके विचार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को काम का अधिकार अधिनियम, काम का अधिकार क्यों कहा गया है। आप एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, क्या काम का अधिकार, राइट टू वर्क, भारत में है, ये आप लिखना है, आपको ये क्वेश्चन लिखना है, क्या भारत में राइट टू वर्क है, यदि नहीं तो क्या इसे लागू किया जाना चाहिए। अपने उत्तर हमें लिख के भेजें 250 शब्दों में, ठीक है। तो ये आप यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए संगठित और असंगठित, अभी तक हम लोगों ने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक देख लिया। अब दो चीजें और हैं, क्षेत्रकों में एक विभाजन करते हैं, तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित, जैसे मान लीजिए एक टीचर है, जैसे यहाँ पे कांता जो है एक कार्यालय में काम करती है, वो कब जाती है, 9:30 बजे, और शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है, और वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि प्राप्त करती है, उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। रविवार को कार्यालय नहीं जाती है, इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था। क्या दिया गया था, नियुक्ति पत्र, जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। अब यहां पे एक और वो है, दो देख लीजिए, और कांता का पड़ोसी कौन है, कमल है, और कमल भी कहां जाता है, तो वह नजदीक के किराना दुकान में जाता है, ठीक है। सुबह 7:30 बजे जाता है, शाम को 8 बजे आता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। उस दिन वह काम नहीं करता, उस दिन उसकी मजदूरी उसे नहीं मिलती है, उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है, कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। संगठित, असंगठित। संगठित कौन, जो सरकारी नियमों के अधीन चलते हैं। असंगठित कौन, जो सरकारी नियमों के अधीन न चलते हैं। हम आगे इकोनॉमी में पढ़ेंगे कि संगठित क्षेत्र में किसको लाया जाया गया है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र में यदि कोई काम कर रहा है तो उसे नियमित वेतन मिलता है, उसे पता है कि हमें इस फला तारीख को ये वेतन मिल जाएगा। उसके बाद रविवार को अवकाश होता है, सामाजिक सुरक्षा लागू होती है, जैसे ईपीएफओ, ईएसआईसी, इस तरीके की सामाजिक सुरक्षा लागू होती है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है,
और कई सुविधाएं, कई बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। बट यहां पे यदि किसी दुकान में कोई काम कर रहा है तो वहां पे कोई भी व्यक्ति को छुट्टी इस तरीके की नहीं मिलती है। उसे दुकान में 30 दिन काम करना होता है। दूसरी बात, यदि वो छुट्टी पे जाता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है या मजदूरी काट ली जाती है। उसे कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, उसे मेडिकल सहायता नहीं मिलती। तो ये क्षेत्र, जैसे भी ऐसे क्षेत्र हैं, वो असंगठित क्षेत्र हैं। और इसी पे अभी बहस चल रही है। किस पे? तो गिग वर्कर पे। गिग वर्कर ये संगठित क्षेत्र हैं या असंगठित क्षेत्र हैं, इस पर अभी बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जेप्टो, ब्लिंकिट इस तरीके के लोगों को देखते होंगे तो उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जबकि जेप्टो या इस तरीके के जो साइट्स हैं या इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म हैं, वो इनको क्या कहते हैं? डिलीवरी पार्टनर, है ना। तो इसी पे बात चल रही है। और जो अभी कानून आए हैं 4 लेबर कोड, वो उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, कांता है जो, वो क्या करती है? संगठित क्षेत्र में काम करती है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इतना तो। कांता जो है वो संगठित क्षेत्र में काम करती है। उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। क्या होते हैं? पंजीकृत, रजिस्टर्ड होते हैं। और सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। अभी यहाँ पे जैसे कारखाना अधिनियम, अब यहाँ पे ये मामले हट जाएंगे और 4 जो है वो लेबर कोड जो आए हैं वो लग जाएंगे, ठीक है। ये जो 4 लेबर कोड हैं ये लग जाएंगे और इनमें जो अंतर आता है वो संगठित क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? और संगठित क्षेत्र में बहुत सारे नियम कानून होते हैं, ठीक है। असंगठित क्षेत्र तो हम लोगों ने देख लिया कि भारत में किस तरीके के लोग ज्यादा हैं। असंगठित क्षेत्र के अधिकतर, संगठित क्षेत्र के बहुत कम लोग हैं। लगभग लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या फिर खुद का स्वरोजगार करते हैं, यही तो करते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे संगठित विभिन्न क्षेत्रकों में श्रमिकों की संख्या 10 लाख में, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना होगा? 231। इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा। यहाँ पे 41 और यहाँ पे 74, यहाँ पे 80, यहाँ पे 88, है ना। यहाँ पे कुल मिला के जोड़ लो तो ये कुल मिला के, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो प्राथमिक क्षेत्र में संगठित जो है वो सिर्फ 1% है। कितने हैं? सिर्फ 1, मतलब 10 लाख, सिर्फ 10 लाख हैं। और असंगठित क्षेत्र में सब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं और ये आप लोगों को काम करना है यहाँ पे। इसके बाद अब असंगठित क्षेत्र का श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। अब इसमें कई चीजें ऐसी बनाई गई हैं जिनमें कई लोगों को संरक्षण दिया गया है। अब सरकार क्या करे? तो संरक्षण देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई। आपने देखा होगा अभी पेंशन योजना चलाई गई, पेंशन स्कीम्स चलाई गई है। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां जो है पेंशन स्कीम्स चलाती हैं। उनमें क्या करना होता है? कुछ हिस्सेदारी डालनी होती है, ठीक है। और इस तरीके से उनको क्या करा जाता है कि उनको कुछ ना कुछ संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे अब यहां पे देखें आप, है ना, यहां पे देखें आप, जैसे लघु उद्योग में कच्चे माल की प्राप्ति असंगठित क्षेत्रों के लिए काम कर विवश है। असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा क्या संरक्षण दिया जाना चाहिए? तो आप लोगों को अधिक क्वेश्चन लिखना, तो सबसे पहले इंश्योरेंस, ठीक है। दूसरा है हेल्थ, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। इस तरीके के कई चीजें आप डाल सकते हैं जिनसे उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। और ऐसे जैसे आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री इंश्योरेंस के लिए एक बीमा योजना है, फसल बीमा योजना या इस तरीके की चीज़ों। सोशल सिक्योरिटी में ईएसआईसी या जो एक
जो इंश्योरेंस सॉरी पेंशन स्कीम चलाई गई है उस तरीके की। ठीक है, उसके बाद दुर्घटना बीमा जो 2 रुपये में 2 लाख का बीमा है। इस तरीके की कई चीज़ें इस क्षेत्र में चलाई जाती है और ये सबके लिए चलाई जाती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 पार्ट और करते हैं। फिर स्वामित्व के आधारित हम लोग संगठित असंगठित क्षेत्र देख लिए। अब स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व आधारित तो क्षेत्रक हैं 2, एक सार्वजनिक क्षेत्रक और एक निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक जो है वो सरकारी क्षेत्र, सरकार का स्वामित्व होता है, सरकारी सभी सेवाएं से उपलब्ध। निजी क्षेत्रक परिसंपत्ति कर किसका होता है, तो एक एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है। तो जैसे सरकारी क्षेत्र में बोकारो स्टील सिटी में बोकारो स्टील का कारखाना है जो वो सरकारी क्षेत्र है। लेकिन टाटा आयरन एंड स्टील जब हो जाएगा तो वो निजी क्षेत्र में हो जाएगा। रिलायंस हो जाएगा निजी क्षेत्र में हो जाएगा। रेलवे हो जाएगा, डाकघर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र और फिर निजी क्षेत्र। तो इनमें आप लोग देख लीजिएगा, निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, यह ध्यान रखिएगा। जिनकी आवश्यकता, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहा जाता है, तो 2 तरीके की इकोनॉमी, एक तो सोशलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब पूरा का पूरा रसिया देख लीजिए, और कैपिटलिस्ट तो पूरा का पूरा अमेरिका देख लीजिए। ये दोनों के बीच में बात की गई। ना हम निजी क्षेत्रकों को हटाएंगे, ना हम सरकार के क्षेत्रकों को हटाएंगे, दोनों को मिक्स करके। जैसे मान लीजिए आज आप यहां से दिल्ली से उत्तराखंड में नैनीताल चले जाइए या देहरादून चले जाइए, तो आपको बस में जो किराया देना पड़ेगा वो लगभग 500 रुपए के करीब देना पड़ेगा। और उसी में आप इसका उपयोग करिए, किसका उपयोग, तो रेलवे का उपयोग करिए, तो सामान्यतः साधारण किराया जो होगा वो सिर्फ 100 रुपए का है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता है। तो इस तरीके की चीजें जो करती हैं वो कम कीमत पर उपलब्ध कराती हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, अधिक कराते हैं, क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है, आपसे इनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों के लिए जिन्हें सरकारी समर्थन जरूरत होती है, इन्हीं चीजों के लिए कई बार आपको ये चीजें मिलती हैं, जैसे सड़क, पुल, रेलवे, पतन, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसा भार बेसों उठाती है। और अब मान लीजिए सड़क वो निजी व्यक्तियों को दे दिया जाए तो आप टोल भरते भरते परेशान हो जाएंगे। बांध निजी व्यक्ति बना ले तो आप उससे सिंचाई नहीं कर पाएंगे। नहर निजी व्यक्ति बना दे तो आप उससे इतना पैसा मांगेंगे कि सिंचाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन क्षेत्रों पे कौन काम करते हैं, तो सरकारी समर्थन की क्या होता है, सरकारी समर्थन की जरूरत होती है। और जो वैसे क्षेत्र हैं जिनमें जैसे मान लीजिए स्कूलिंग 2 तरीके के है ना, एक सरकारी भी और एक निजी भी। जैसे परिवहन की व्यवस्था, जैसे कपड़ा उत्पादन हो गया, ठीक है, और पेट्रोलियम उत्पादन, या फिर इस तरीके की कई चीजें जिनको निजी क्षेत्रों को धीरे धीरे सौंपा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ के बाकी सारे क्षेत्र धीरे धीरे निजी क्षेत्रों को सौंपा जा रहा है। उससे एक और चीज हुई है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके काम करने का जो पैशन है वो बहुत कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम प्रॉपर जब आ चुके हैं मतलब काम में, फिर हमें कोई हटा नहीं पाएगा। बट निजी क्षेत्रकों में ऐसा नहीं होता है, उन पे वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है BSNL और एयरटेल। आपके पास मैं गारंटी देता हूं, आप लोगों में से 95% लोगों के पास या 99% लोगों के पास प्राइवेट कंपनियों के सिम होंगे, सरकारी कंपनी का सिम नहीं होगा। इसका कारण है कमजोर, है ना, कमजोर तरीका, उसका रिस्पांस कमजोर होना, उसकी गुणवत्ता कमजोर होना, ये कई कारण बन जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं तो जैसे सरकार द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम, इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि हेल्थ, स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा रहे और आप मानव संसाधन के रूप में काम कर सकें। ठीक है।
आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारांश मिल गया और ये आपको पढ़ना था। ठीक है, इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में गतिविधियों पर विचार किया है और इनको यदि चलाते हैं तो हम क्या होते हैं, मानव संसाधन के रूप में होते हैं, जो देश के लिए विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।